दोस्तों पिछली क्लास में हमने भारत की राज्य व्यवस्था के रिलेटेड कुछ वर्ड्स हमने सीखे थे। मैंने कुछ शब्द बताए थे जिन शब्दों के आधार पर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि मैंने वो फंडामेंटल बता रखे हैं जिन पर आधारित है हमारी पॉलिटी या हम कहें राज्य व्यवस्था पूरी की पूरी उन्हीं शब्दों पर आधारित होगी। तो उन शब्दों पर आप नियंत्रण बनाने के लिए क्या करें, उस वीडियो को देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं अब भारतीय राज्य व्यवस्था की। और भारतीय राज्य व्यवस्था में बात करें तो हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, हमारे संविधान का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, उसके बारे में एक मोटा व्यू मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा ये सेटअप हो जाए कि ऐसे ऐसे हुआ। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको, एक कंपनी है जो कंपनी व्यापार के लिए आती है भारत में, और वो व्यापार करने के साथ साथ में अपना शासन जमाना शुरू कर लेती है। यानी कंपनी तो आई व्यापार करने के लिए, लेकिन कंपनी के साथ साथ में वहाँ की सरकार भी उस जगह पर अधिकृत करने के लिए आ जाती है, यानी एक्वायर करने के लिए आ जाती है, शासन करने के लिए आ जाती है। तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ब्रिटिश जो आए उनका जो आगमन होता है 1600 ईस्वी में उनका आगमन हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। 1608 में वो कंपनी क्या होती है, सेटअप करते हैं, यानी कि 1600 ईस्वी में वो आए थे, सिर्फ उन्होंने व्यापार पूरी तरफ से सेटअप नहीं करा था। सेटअप कब हुआ, 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटअप कर दिया गया, यानी कि कंपनी सेटअप हो गई जो क्या करेगी, व्यापार करेगी। अब वही कंपनी क्या होता है 1765 तक चलते हुए 1765 तक चलते हुए वो क्या करती है, राजनीतिक मामलों के साथ साथ में वाणिज्यिक मामले दोनों के दोनों उनके हाथों में आ जाते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से तो नहीं होते, लेकिन कुछ एरियो पे उन्होंने क्या करा, अपना दबदबा बनाना शुरू कर लिया। सिंपल सी बात है, वो कंपनी आई, कंपनी ने क्या करा, प्रॉफिट देखा और यहाँ के लोगों को देखा, उन्होंने यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाना शुरू कर लिया। यानी कि यहाँ के लोगों को फूल समझ लिया उन्होंने, और वो फूल समझते समझते हमें फूल ही बनाते गए, और आज तक हम फूल ही बनते आ रहे हैं, और आज भी बन रहे हैं हम फूल। तो 1765 में क्या हुआ जी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीन जगह ऐसी थी जहां पर इन्होंने अपना नियंत्रण काफ़ी अच्छा बना लिया था। अगर मैं कहूं वहां पे दीवानी मामले, तो दीवानी मामले का मतलब है कि वहां के प्रशासनिक मामले जिसमें न्याय भी आ जाता है, तो वो सारे के सारे मामले क्या करने लगे, ये खुद ही हैंडल करने लगे। जब इनके पास में इतनी पावर आ गई तो इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। अब सिंपल सी बात है, जब किसी चीज़ का अति हो जाती है, कुछ चीज़ की एक्स्ट्रा हो जाता है कुछ चीज़, तो वो कहीं ना कहीं खपती है। तो वो इस चीज़ क्या हुई 1857 के रूप में हमारे सामने देखने को मिली, जो एक रिवोल्ट आया, एक सिपाही रिवोल्ट कह सकते हैं हम उसे, या सिपाही विद्रोह कहते हैं जिसे। वो एक सिपाही विद्रोह होता है, और सिपाही विद्रोह के दौरान अब परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाती हैं। अब धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती हैं, और 26 जनवरी 1950 तक हमारा संविधान तक रेडी हो जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं 1947, 15 अगस्त 1947 तक हमारा देश आज़ाद हो जाता है। अब इस आज़ादी के साथ साथ में एक चीज़ और होती है, वो क्या, कि संविधान के विकास को लेके, यानी कि हम सिंपल सी बात है, संविधान जो हमारा बना है वो किस पे आधारित है, पूरा पूरा ब्रिटिश, अगर पार्लियामेंट कहूँ तो पूरा पूरा वही कॉपी कर रखी है हमने। कुछ हद तक हमने अपने आप को हैंडल कर रखा है, यानी कि हमने जो बना रखा है संविधान में वो अपने अनुसार कुछ चीज़ें चेंज कर रखी हैं, और चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, फॉलो तो वही रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो 1924 में मनवेंद्र नाथ रॉय, यानी कि 1924 में मनवेंद्र नाथ रॉय ने एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जी हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए, उस संविधान के आधार पर हम क्या करेंगे, अपने देश का संचालन करेंगे। तो वो उसी राय को, यानी उनकी जो राय थी उसी राय को आगे मानते हुए 1946 में क्या किया गया, संविधान सभा का गठन होता है। यानी कि उनका जो सुझाव था, उनके सुझाव को देखते हुए 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारतीय संविधान है वो अस्तित्व में आ जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये मैंने मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको बता दिया कि शुरुआत से लेके ऊपर से लेके नीचे तक ये डिटेल यहाँ तक आती है, ताकि आपको मोटा व्यू दिमाग में सेट हो जाए। इसे एक बार रिपीट कर करके देखते रहिए, ताकि आपको ये चीज़ें दिमाग में सेटअप हो जाए। तो आगे आते हैं हम देखते हैं कंपनी का शासन। आज मैं आपको कंपनी का शासन कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि कंपनी का शासन और ताज का शासन दो तरीके से जो पॉलिटी में जो डिफाइन किया गया है। अगर मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताऊं तो एम लक्ष्मीकांत में इनको दो तरीके से डिफाइन किया गया। तो आज मैं आपको क्या करूंगा, कंपनी का शासन पूरी डिटेल से समझा दूंगा। थोड़ा सा क्या होगा कि आपकी मोटी समझ बन जाएगी, जिससे आप आगे के और भी फंडों को धीरे धीरे समझते जाएंगे। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई कंपनी अगर कहीं पे जाती है तो वो कैसे व्यापार करती है, उसको व्यापार करने का तरीका क्या होता है। आप मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है, मैंने क्या करा, उस कंपनी को अपने नाम से मैंने कंपनी खोल ली।
खोल ली। और उस कंपनी को मैंने क्या करा, यहाँ पे तो मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, मैंने भारत में कंपनी चलाना शुरू कर दिया। भारत में चलाते चलाते मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको क्या करूँ, आगे कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मैं जाके अपनी कंपनी को चला सकता हूँ। तो मैंने अपनी कंपनी क्या करा, मैंने अपनी कंपनी सेटअप कर दी साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में सेटअप करने के बाद में मुझे लगा कि वहाँ पे लोग मूर्ख हैं, यानी कि वो जल्दी से बातों में फंस जाते हैं और उनकी पौराणिक सोच है, यानी कि सोच मॉडर्न नहीं है, सोच पौराणिक है। और उसके बेस पे मैं क्या करता हूँ, वहाँ के लोगों को मूर्ख बनाते बनाते उन्हीं का पैसा खा रहा हूँ, उन्हीं की चीज़ें खा रहा हूँ और उन्हीं पर शासन करने का मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेटअप बना दे रहा हूँ। और वही सेटअप क्या हुआ, ऐसे ही जनाब क्या हुआ, देश में हमारे हुआ वही चीज़ ब्रिटिश इंडिया में। ब्रिटिश के जो लोग थे उन्होंने हमारे साथ में किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके आए, उन्होंने सेटअप करा और सेटअप करने के बाद में उन्होंने हमें लूटना शुरू कर दिया। तो मैं कुछ टर्म्स हैं वो समझा देता हूँ आपको। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब आप समझ लेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप समझ लीजिए पहले। एक कंपनी है, एक कंपनी अगर मैं शुरू कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बड़ी कंपनी शुरू करनी होगी तो मुझे मोटा पैसा चाहिए, और मोटा पैसा लगाने के लिए सिंपल सी बात है मैं अकेला तो मोटा पैसा लगा नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, अपने साथ में कुछ शेयर होल्डर मैं रख लूंगा। अब शेयर होल्डर मेरे किसी भी रूप में हो सकते हैं, यानी कि एसेट्स मेरा किसी भी रूप में आ सकता है। तो मैंने शेयर होल्डर मैंने क्या करे, ज्वाइन करना शुरू कर दिया। मैंने काफ़ी सारे शेयर होल्डर मैंने क्या करे, एक्वायर कर लिया। मैंने कहा भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आपको प्रॉफिट मिलेगा, जितना भी मैं कमाऊंगा जितना आपका परसेंट शेयर होगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट के बेस में सभी लोगों ने क्या करा, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो इन लोगों ने ज्वाइन करके क्या करा, एक कंपनी का सेटअप करते हैं और कंपनी के सेटअप के साथ साथ में वो कहते हैं कि भाई ये कंपनी सेटअप तो हो गई, यानी इस देश में चलाएंगे हम इस कंपनी को, यानी कि ये कंपनी कहाँ चलेगी, भारत में चलेगी। भारत में चलने के लिए अब इन्हें क्या चाहिए भाई, ये खुद तो मतलब पूरा नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इन्होंने क्या करा जी, एक को अगर मैं कहूँ बात तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया। इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब क्या कर रहा है, उस चीज़ को संचालन कर रहा है। इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है उस व्यापार को देख रहा है पूर्ण रूप से। तो ये कंपनी का क्या था, एक डायरेक्टर थे, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया जो क्या कर रहा है, कंपनी के कामों को कहाँ देख रहा है, भारत में देख रहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसमें एक चीज और दिमाग में रखनी है, वो क्या, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार, इन दोनों को आपको अलग अलग देखना पड़ेगा हाल फिलहाल तो, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक अलग से कंपनी होती है, ब्रिटिश सरकार एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों अलग समझेंगे अभी आप। ठीक है, कंपनी का शासन, यानी कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी के शासन की बात कर रहे हैं। हुआ क्या कि कंपनी ने इतना ज्यादा नियंत्रण शुरू कर लिया भारत के अंदर में और पावरफुल बनाने लग गई अपने आप को पॉलिटिकली प्लस कॉमर्शियली। यानी अगर मैं बात करूं व्यापार के मामले में, वाणिज्यिक रूप से और राजनीतिक रूप से दोनों ही तरीके से ये क्या करने लगी, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल करने लगी और भारत में बहुत ज़्यादा अच्छे से शोषण करने लगी। तो यही चीज़ अब क्या लगी, यही चीज़ लगी किसको, ब्रिटिश सरकार को, कि भाई वहाँ पे उनको भी कुछ प्रॉफिट देखना चाहिए। या फिर ब्रिटिश सरकार ने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने अपना अधिकार जमाने के लिए भारत पे उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे वहां से कुछ एक्ट शुरू कर दिए, वहां से कुछ प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी। तो 1773 का जो कंपनी का जो शासन था, अगर मैं कहूं उसमें 1773 को एक रेगुलेटिंग एक्ट है, वो कहां पे पास होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होता है, वहां की संसद में पास होता है और वो पास होकर कहां आता है, भारत में आता है। तो ध्यान रखेंगे ज्यादातर आपको जो मिलेंगे ना यहाँ पे रूल, वो जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर जितने भी मिलेंगे आपको, वो ध्यान रखें ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं और वो यहाँ पे भारत में लागू किए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से पैदा हो रहे हैं। ये दिमाग में क्या रखेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बन रहे हैं और भारत में लागू हो रहे हैं। 1773 का होता क्या, रेगुलेटिंग एक्ट चलता है और इस रेगुलेटिंग एक्ट में होता क्या, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसी हैं जिन पर ये मुख्य रूप से क्या कर चुके थे, नियंत्रण बना चुके थे। अब होता क्या कि फर्स्ट स्टेप इन्होंने क्या करा, कंट्रोल करना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू कर लिया ईस्ट, यानी फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। सेकंड, ये क्या करते हैं, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। वह क्या, पहले थे गवर्नर, यानी कि बंगाल का गवर्नर अलग है, मद्रास का गवर्नर अलग है, बॉम्बे का गवर्नर अलग है। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इन्होंने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। ये दिमाग में रखेंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल
ऑफ बंगाल, मैं नाम ले रहा हूं पर्टिकुलरली बंगाल, इंडिया का जिक्र नहीं है यहाँ पे, बंगाल की बात आ रही है, ठीक है, सिर्फ बंगाल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, ये आप दिमाग में रखें। इसी के साथ में होता क्या है कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। अब दिमाग में रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो अभी चल रहा है, उसका इससे कुछ भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो काम था वो नियंत्रण रखना था किस पे, यानी कि अगर मैं बात करूं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में कुछ ऐसे रूल्स बन रहे हैं, कुछ इंटरनल रूल बनाने हैं, तो उन पर नियंत्रण रखना है कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो उसमें क्या था, 4 सदस्य थे, एक मुख्य सदस्य था, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं। एक परिषद का गठन हुआ था और परिषद में भी 4 सदस्य थे, ये आपको यहां तक ध्यान रखना है। आगे हम आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं। 1733 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। इसका जाने अगर मैं बताऊं, आगे जितने भी एक्ट आ रहे हैं ना, वो एक्ट का मतलब था कि पुरानी जो कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए चल रहे थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पास हुआ। अब इसमें क्या किया गया, इसमें 2 चीज खास हो गई, इसमें आपको दिमाग में रखनी है। एक कॉमर्शियल और पॉलिटिकल, यानी कार्यों को प्रतिकरण कर दिया गया। यानी कि अगर मैं कहूं कि द्वैध शासन, यानी द्वैध शासन की जो नींव थी वो कहां से रख दी गई, वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से रख दी गई। तो इसमें क्या किया गया, कॉमर्शियल मामलों को और पॉलिटिकल मामले, यानी कि अगर मैं वाणिज्यिक मामले कहूं या मैं व्यापार के मामले कहूं, तो व्यापार के मामलों को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। और मैं बात करूं पॉलिटिकल मामले हैं, उनको क्या किया, धीरे धीरे से क्या करेगी, ब्रिटिश सरकार अपने नियंत्रण में लेती जाएगी। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ओनली ट्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ ट्रेडिंग, यानी व्यापार का केंद्र, सिर्फ कॉमर्शियल देखेंगे जो मैंने अभी बताया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी पॉलिटिकल, अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि अगर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके द्वारा बनाया जाता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया जाता है। और वो क्या करेगा, वो पॉलिटिकल मामलों को देखेगा। यानी कि अगर मैं राजनीतिक मामले की बात करूं तो वो क्या देखेगा, राजनीतिक मामले सारे के सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पॉलिटिकल मामलों का मतलब समझ लो आप क्या समझोगे, देश के ऐसे मामले जो किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां की जनता से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनके सैन्य मामले हो सकते हैं, सुरक्षा के मामले हो सकते हैं, हेल्थ के मामले हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मामले आप पॉलिटिकल मामलों में लेके चलेंगे। द्वैध शासन की नींव रख दी जाती है। कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। यानी कि पहले क्या था, कंपनी के अधीन कुछ क्षेत्र थे, यानी कि पॉलिटिकली क्या कर रहा था, कौन रन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी रन कर रही थी। अब उस पर किसका नियंत्रण आ गया, अब उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण आ जाता है और वो उस एरिया पे क्या करती है, अपना नियंत्रण ले लेती है, एक्वायर कर लेती है, यानी उस पर आधिपत्य कर लेती है। अगर मैं बात करूं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो ब्रिटिश कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। यानी कि अगर मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करूं तो वो क्या करती है, पूर्ण रूप से नियंत्रण किस पे ले लेती है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ले लेती है। तो आइए समझते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। अगर हम बात करें सेंट्रलाइजेशन की, अगर मैं बात करूं केंद्रीकरण की, तो केंद्रीकरण में होता क्या है कि गवर्नमेंट ने अपने आप में दोनों तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। वो पहला क्या, पहला राजनीतिक मामले, दूसरा वाणिज्यिक मामले, यानी कि अब कॉमर्शियल मामले थे उसमें भी क्या करने लगी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उसमें भी हस्तक्षेप करने लगी, दोनों के दोनों मामले। तो उसमें सेंट्रलाइज, यानी उन्होंने क्या करा, केंद्रीकरण करना शुरू कर दिया, यानी अपने आप को क्या करना, पावर को एक बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। सेकंड नंबर में हम पॉइंट देखें तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। पहले क्या था, पहले मैंने बताया था आपको, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बताया था, वो बना था। लेकिन उसके बाद अब मैं बात कर रहा हूं भारत के गवर्नर जनरल की। तो बंगाल है तो सिंपल सी बात है, एक छोटी सी जगह की बात हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, बड़ी जगह, यानी भारत, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। तो अब इनकी पावर क्या हो चुकी होगी, स्ट्रांग हो चुकी होगी, यानी कि अब ये बहुत मजबूत हो चुके हैं हमारे भारत के अंदर में, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं तो मद्रास, बॉम्बे और गवर्नर को विधायी शक्ति से वंचित करना। विधायी शक्ति का अगर मैं बात करूं कि इनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर थी, जो कानून बनाने की जो पावर थी, वो 2 जगह पे कम कर दी थी। यानी कि अब मैं कहूं तो मुख्य रूप से बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है, उसके पास में क्या आ चुकी है, पावर आ चुकी है पूरी की पूरी। अब ये दोनों की दोनों शक्ति किसके पास से, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों के पास में से ये शक्तियां नहीं रही, चाहे क्योंकि उनके पास में पहले तो ये शक्तियां थी कि वो छोटे मोटे नियम बना सकते थे, जो कि कहां कहां पे चल सकते थे, मद्रास में चल सकते थे और बॉम्बे में चल सकते थे, ठीक है। आप यहां तक समझ गए होंगे। अब 1833 में बने पूर्व कानून के कानूनों को नियामक कानून कहा गया, यानी 1833 से जो पहले के जितने भी कानून थे। अगर मैं बात करूं 1833 का जो चार्टर आ रहा है, उस चार्टर में लिखा हुआ है, चार्टर का मतलब आप मुख्य रूप से समझ सकते हैं, वहां से एक शासन का आदेश आया
चार्टर का मतलब वैसे होता शासन आदेश है, वहां से कोई आदेश आया, उस आदेश को अनुपालन करना है आपको इस जगह पर, यानी भारत में। तो वो क्या कहते हैं, 1833 में बने पूर्व कानूनों के नियामक कानून और 1833 के बाद के अधिनियम, यानी 1833 के जो पहले के कानून थे उन्हें नियामक कानून कहा गया, यानी ये नियम से बने थे बट नियामक कानून है। बट 1833 के बाद में जो कानून बन रहे हैं उनको क्या कहा गया, अधिनियम कहा गया, एक्ट कहा गया। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। तो अगर हम बात करें 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, उस चार्टर अधिनियम, चार्टर का मतलब मैंने आपको बता दिया शासनादेश, जो कहां से है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पार्लियामेंट से पारित हुआ है, ठीक है। वहां से एक नियम आता है बनके, वो क्या कहता है कि परिषद, जो परिषद थी, यानी पहले क्या था, गवर्नर जनरल के पास में, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके पास में क्या थी, एक परिषद थी, उस परिषद के बेस पे वो काम करता था। और परिषद दोनों ही तरीके से नियंत्रण अपने भारत पे रखती थी। वो दोनों कौन से थे, राजनीतिक मामले थे और प्रशासनिक मामले थे, यानी एडमिनिस्ट्रेटर का पूरा काम था और पॉलिटिकली पूरा काम था। वो दोनों के दोनों नियंत्रण कौन रखता था, गवर्नर जनरल रखता था। लेकिन 1853 का जो चार्टर आता है उसमें क्या होता है, विधायी पावर, यानी अगर मैं बात करूं लेजिस्लेटिव जो वर्क होगा वो किसके पास में आ जाएगा, वो गवर्नर जनरल के पास में आ जाएगा, लेकिन प्रशासनिक मामले उसके पास में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं गवर्नर जनरल की विधायी परिषद, यानी अगर मैं कहूं इसके पास में पावर आ चुकी थी, विधायी परिषद यानी नियम बनाने की इसके पास में शक्ति आ चुकी थी। और इसी को हमारे भारत में पहली छोटी संसद कहा गया था। क्यों, और छोटी संसद कहने के पीछे एक मुख्य कारण था, क्योंकि इसमें वो सारे नियम लिए गए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चल रहे थे। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में वो नियम चल रहे थे और उसी तरीके की पार्लियामेंट को सीधा यहाँ पे सेटअप कर दिया गया, उसी बेस पे वो क्या कर रहे थे, नियम बना रहे थे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विस, खुली भर्ती इंडियन अलाउड कर दिया। यानी अगर मैं बात करूं इंडिया में जो भारत में जो सिविल सर्विस थी उसकी जो खुली भर्ती थी वो यहाँ पे शुरू हो गई थी, यानी कि अब यहाँ पे इंडियन लोग भी थे वो आराम से अपना चयन कर सकते थे, यानी कि यहाँ पे मैं बात करूं तो वो उस भर्ती में हिस्सा ले सकते थे। नेक्स्ट, पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू कर दिया गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व का मतलब है कुछ एरिया से कुछ लोगों को लेना शुरू कर दिया, पर्टिकुलरली कुछ एरिया से क्या किया गया, चुनना शुरू कर दिया गया कि भाई यहां से ये लीडर आएंगे। कंपनी के शासन को क्या करा, विस्तारित किया गया, यानी कि कंपनी के शासन को क्या किया और फैलाया गया। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीजें डिफाइन करने की कोशिश या फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कंपनी का शासन किस तरीके से भारत में काम कर रहा था, कंपनी के शासन ने किस तरीके से भारत पे कैसे कैसे रूल किया। आगे की वीडियो में हम काफी अच्छे से डिटेल में जानेंगे, बट हम जानेंगे क्या उसमें, कंपनी की जगह पे अब क्राउन का शासन जानेंगे, यानी कि अब गवर्नमेंट आ गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से भारत को रूल कर रही है, किस तरीके से उस भारत को चला रही है। उसके बाद हम कुछ और नई चीजों को जानते रहेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।